जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजय स्टडीज़ में। और आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी का, जो हमने लर्निंग का चैप्टर किया था उसी के बेस पे आज हम जो पी वाई की सीरीज़ कर रहे हैं। तो जो टॉपिक करते रहेंगे उसी से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन आंसर देखते रहेंगे। जो पी वाई क्यू है और एम सी क्यूज़ होते हैं ना, वो करेंगे हम साथ साथ में। तो लर्निंग किया था, लर्निंग का आगे बढ़ने से पहले उसी के बेस पे हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग का कौन सा गुण यह बताता है कि यह किसी उद्देश्य के लिए है। उद्देश्य मतलब इसमें बोला है पर्पज़ के लिए। तो जो लर्निंग का गुण होता है, बहुत सारे गुण थे, यूनिवर्सल है, डेवलपमेंट है, क्रिएटिव है। तो उसी से बताना है। इसमें जब उद्देश्य के लिए बोला है तो आपको सीधा सीधा टिक करना है पर्पोसिव है, मतलब जो पर्पज़ के लिए है। तो लर्निंग का जो पर्पसिव वाला गुण है वही क्या है, दिखाता है कि ये पर्पोसिव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग किस प्रकार की प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है, स्थायी है, हाँ है, अस्थायी है, नहीं है, सहज, सहज भी इतनी नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये एक्वायर करनी पड़ती है। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थायी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही बताना है, कौन सा सही है ये बताना है। तो लर्निंग का विकास से कोई संबंध नहीं है। क्या लर्निंग का विकास से कोई संबंध है या नहीं है, है ना। तो ये जो है फॉल्स हो गया। लर्निंग विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है, हाँ होता है। लर्निंग केवल बचपन में होती है, नहीं जीवन मतलब जब तक जिंदा रहता है इंसान तब तक लर्निंग होती है। लर्निंग का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन है, नहीं। लर्निंग का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन ही नहीं होता, हमारी ओवरऑल जो है डेवलपमेंट होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लर्निंग का विकास से कोई संबंध, सॉरी जो बी है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास। लर्निंग जो है विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्निंग की कौन सी विशेषता यह दर्शाती है कि यह जीवन भर चलती रहती है। बताया था ना कि लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है। लर्निंग प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस है। तो यही बताना है, जो जीवन भर चलती रहती है। तो इसमें कॉन्टीन्यूअस पता चलता है ना, तो लर्निंग इज अ कॉन्टीन्यूअस, हाँ। और यही बताना है, जीवन भर चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है, तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। यहाँ प्रोसेस नहीं पूछा, इसलिए जीवन भर चल रहा है तो ये कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यू रहेगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत वाला बताना है कि लर्निंग जो केवल बचपन में ही संभव है, नहीं, ये जीवन पर्यंत चलती है। लर्निंग जीवन भर चलती है, ठीक है। लर्निंग अनुभव आधारित होती है, ठीक है। लर्निंग रचनात्मक होती है, क्रिएटिव होती है, हाँ होती है। तो जो गलत है वो कौन सा है, ऑप्शन ए जो है इसका गलत है। तो आंसर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, लर्निंग की कौन सी विशेषता इसे नई विचारधाराओं और कार्यों के प्रति प्रेरित करती है। तो जो नई विचारधारा और कार्य जो नई नई चीज़ों के लिए प्रेरित करेगी वो क्या होगी, क्रिएटिविटी। क्या होगी, क्रिएटिविटी होगी। तो इसमें क्रिएटिविटी देखनी है। लर्निंग यूनिवर्स है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है। क्रिएटिव है तो ये विचारधारा और कार्यों के प्रति प्रेरित करती है। तो ये बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। पर्पजिव भी है वैसे और परमानेंट भी है, लेकिन इसने पूछा था नई विचारधारा, तो नई विचारधारा जो हो ये क्रिएशन का एक पार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लर्निंग की कौन सी विशेषता इसे हर जगह और हर व्यक्ति के लिए समान बनाती है। तो जब समान बताने, हर व्यक्ति के लिए, दुनिया में कोई भी इंसान है, कोई भी जगह है और कोई भी इंसान है, तो ये यूनिवर्स से रिलेटेड हो गया ना। वर्ड पे जाना है, इसके वर्ड से रिलेट करके देखना है। ठीक है। हर जगह और हर व्यक्ति के लिए हो गया, तो यूनिवर्स में हर किसी के लिए क्रिएटिव तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति और हर जगह के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। पर्पोजिव भी है और कॉन्टीन्यूअस भी है। हमारा यहाँ पे आंसर होगा बी, क्योंकि हर व्यक्ति और हर जगह यूनिवर्स की चीज़ों से पूछा, तो यूनिवर्सल है। लर्निंग इज यूनिवर्सल। नेक्स्ट है, लर्निंग किस प्रकार की प्रक्रिया है। लर्निंग कैसे होती है, अचानक होती है, यह तो संयोग होता है, एक कोइंसिडेंट होता है। रचनात्मक होती है, लर्निंग क्या है, रचनात्मक होती है। सतत और स्थायी होती है, दोनों ही होती है वैसे तो। किस प्रकार की प्रक्रिया है ये बताना है। अस्थायी नहीं होती, तो इसमें जो है अचानक नहीं हो, ये दो ऑप्शन तो गलत हैं। अब रह गए हमारे दो ऑप्शन, रचनात्मक और सतत और स्थायी। देखिए रचनात्मक तो है ही, लेकिन ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस भी है और क्या है, परमानेंट है। ठीक है। एक स्थायी जो है हमारे बिहेवियर में चेंज लाती है और कॉन्टीन्यूअस है। तो इन दो चीज़ों पे हमें रहना है, क्योंकि रचनात्मकता तो इसी के कारण आती ही है। लेकिन लर्निंग क्या है,
प्रक्रिया पूछी है तो प्रक्रिया कैसी है, सतत और स्थायी है। तो इसमें जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लर्निंग का कौन सा गुण अनुभव के आधार पर बदलाव को इंगित करता है। जिसमें चेंज के लिए बोला गया हो तो उसमें चेंज से ही रिलेटेड बोलेंगे। अनुभव के आधार पर बदलाव, बदलाव का मतलब चेंज। पर्पसिव, ये पर्पस को बताएगा, उद्देश्य को बताएगा। क्रिएटिव, रचनात्मक को बताएगा। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज, तो ये जो है हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लर्निंग की किस विशेषता के अनुसार व्यक्ति की पूरी व्यक्तित्व संरचना में परिवर्तन होता है। जब पूरे व्यक्तित्व संरचना में परिवर्तन होता है तो क्या आता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट। पर्पसिव भी है और क्रिएटिव भी है, तो वर्डिंग पे जाना है, क्वेश्चन की वर्डिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, लर्निंग किस प्रकार के डोमेन्स से संबंधित है। लर्निंग के डोमेन बताया था ना, हमारे जो है कॉग्निटिव, हमारी सूझबूझ से होती है रिलेटेड। हमारी जो है क्या नाम था, अफेक्टिव, जो हमारी भावनाएं होती हैं वो होती हैं। और कोनेटिव, कोनेटिव क्या होता है, हमारे कोनेटिव हमारे व्यवहार से संबंधित होती हैं। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव, जो तीनों चीज़ें जिसमें है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव, ऑप्शन ए सही है। लॉजिकल, इमोशनल ये था नहीं। नॉलेज, पावर ये भी नहीं था, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लर्निंग केवल एक स्थिति में लागू होती है, नहीं। लर्निंग केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित है, नहीं। लर्निंग क्या है, स्थानांतरण है, ये है। लर्निंग केवल भावनात्मक भावनात्मक होती है लेकिन केवल नहीं, तीन एस्पेक्ट होते हैं इसके। तो लर्निंग क्या है, ट्रांसफरेबल है। लर्निंग प्रोसेस के पहले चरण में किसकी आवश्यकता होती है। लर्निंग के प्रोसेस में पहले किसकी आवश्यकता होती है, पहले जो है व्यक्ति की नीड होनी चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमें भूख ही नहीं है तो हमें खाने की क्या ज़रूरत है, वो बात अलग है, हम खा लेते हैं। जब तक हमें नीड नहीं है तो लर्निंग जो है प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्या होनी चाहिए, पहले नीड होनी चाहिए। इच्छा तो बाद में होती है, हमें भूख लगेगी तो हमें खाने की इच्छा अपने आप हो जाएगी, लेकिन पहले क्या होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। कौशल भी बाद में आता है, जब नीड होगा तो उस पर एक्सपेरिमेंट होगा, फिर कौशल होगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स जो है बाद में दिया जाएगा। तो सबसे पहली हमारी क्या होती है, ज़रूरत होती है। बोलते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है कि आवश्यकता जो है वो क्या है, आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता मतलब नीड। ठीक है, तो आवश्यकता क्या है, नीड इज द इन्वेंशन ऑफ इनोवेटिव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग प्रोसेस का दूसरा चरण है। लर्निंग प्रोसेस का दूसरा चरण क्या है, पहला था नीड, हमारी क्या है, नीड होनी चाहिए। उसके बाद हमारा गोल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गोल। हमें नीड है। अभी अगर आपको जो है पेपर आप क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, आप मेरी क्लास से क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको नीड है, इसलिए आप जुड़े हुए हैं। उसके बाद होता है आपका गोल, आप मेरी क्लास से क्यों जुड़े हैं, क्योंकि आपका गोल है सीटेट, एचटेट और डीएसएसबी, ये जो टीचिंग एग्जाम्स को क्लियर करना, इसलिए आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपका एक गोल है, नीड के बाद क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा चरण लर्निंग प्रोसेस का अंतिम चरण है। लर्निंग प्रोसेस का अंतिम चरण क्या होता है, ये होता है रिस्पॉन्स। बाद में हम जो है रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, पहले नीड होती है, फिर हमारे क्या होते हैं, गोल होते हैं, फिर एक्टिविटी होती है और उसके बाद रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थिति में लर्निंग अधिक प्रभावी होती है। जब व्यक्ति को लक्ष्य स्पष्ट हो तो प्रभावी तो होगी ही। जब व्यक्ति को लक्ष्य की जानकारी ना हो तो कैसे हो सकती है भाई, इफेक्टिव नहीं होगी। जब व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के कार्य करे, हम बिना उद्देश्य के कार्य क्यों करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। जब व्यक्ति केवल आवश्यकता पर ध्यान दे, केवल आवश्यकता पर नहीं, जब हमारा जो है लक्ष्य स्पष्ट हो तो वो ज़्यादा प्रभावी होती है। आवश्यकता तो हमें हो गई, हमें मान लीजिए खाना हमारे पास है, हमें ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, खाना है, लेकिन जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, हमें भूख नहीं होगी तो वो पड़ा हुआ खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और जब भूख होगी तो क्या है कि रूखा सूखा भी हमें जो है बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या होना चाहिए, हमारा गोल जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, लर्निंग से संबंधित
कोनेटिव डोमेन का मुख्य संबंध किससे है? तो कोनेटिव जो है हमारे व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से नहीं, ये कॉग्निटिव हो गया। भावनाओं से, इमोशन से नहीं है कोनेटिव का, व्यवहार और गतिविधियों से है, क्योंकि बिहेवियर जो है उसमें डिफाइन किया गया है। तो बिहेवियर से रिलेटेड है ना कोनेटिव, तो इसमें बिहेवियर एंड जो हमारी एक्टिविटी है उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संबंध भावनाओं से होता है? भावनाओं का संबंध हमारा किससे होता है? अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग, और वो किससे रिलेटेड थी? अफेक्टिव डोमेन से। अफेक्टिव डोमेन कैसे याद करेंगे? जैसे कोई भी हमें कोई पसंद आता है और वो हमें इग्नोर कर दे तो हम बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं ना, तो इसी से हम क्या कर सकते हैं? अफेक्टिव डोमेन। जब हमारी भावनाएं ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, कोई हमें इग्नोर करे, तो अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट है, कॉग्निटिव डोमेन किससे संबंधित है? कॉग्निटिव डोमेन जो है हमारी सूझ और हमारे ज्ञान से संबंधित होता है ना, हमारी सूझबूझ से। जो हमारे माइंड से जुड़ी चीज़ें होती हैं उसमें क्या काम कौन सा डोमेन होता है? कॉग्निटिव। तो जिसमें ज्ञान की बातें हैं, हमारे माइंड की बातें हैं, व्यवहार कौशल में नहीं है, भावनाओं में नहीं है, मानसिक शक्ति, ये मानसिक शक्ति अलग है। ठीक है, तो ज्ञान और समझ जब हमारी सूझबूझ जहाँ काम आए वो क्या है? कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। सीमित प्रक्रिया है लर्निंग? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या केवल बचपन में होती है? नहीं। क्या जीवन भर चलती है? चलती रहती है। लर्निंग क्या केवल सिद्धांत तक सीमित है? नहीं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफर लर्निंग का क्या अर्थ है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह हमारे ज्ञान के जो ट्रांसफर है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे हमारे पापा जॉब में होते हैं ना, उनका ट्रांसफर हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है और फिर हमें सामान शिफ्ट करना पड़ता है, तो वही क्या होता है? ट्रांसफर। पहले सीखी गई जानकारी को नए संदर्भ में लागू करना सही है। नई जानकारी को भूल जाना नहीं, ये कोई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं है। जब हम जानकारी को भूल ही गए तो ट्रांसफर क्या करेंगे? किसी नए विषय को पूरी तरह नकारना नहीं। पुराने को याद रखना और नए को एक्सेप्ट करना। केवल एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना नहीं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब पहले सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान में सहायक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब हमारे पास एक ज्ञान है, पहले से हमने एक ज्ञान सीखा हुआ है हमारा और उसमें हम नया ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या है? पॉजिटिव। प्लस जो वाला निशान होता है जिसमें कुछ ऐड होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। तो नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ट्रांसफर है, ना हॉरिजॉन्टल है, ना ये जीरो है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल, जीरो और पॉजिटिव, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस करके चलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगेटिव ट्रांसफर का सही उदाहरण क्या है? निगेटिव का मतलब ये नहीं है कि पहले से सीखे गए ज्ञान को वो खत्म कर दे, ये जो हमने सीखा इसको खत्म कर देना, ये वाला नहीं है। ये अलग हो और ये अलग हो, लेकिन पहले वाला जो है थोड़ी बहुत बाधा क्रिएट कर रहा हो नए में। इंग्लिश टाइपिंग सीखने के बाद हिंदी टाइपिंग में आसानी होना, ये तो पॉजिटिव हो गया। इंग्लिश टाइपिंग सीखने के बाद हिंदी टाइपिंग में कठिनाई होना, ये हो सकता है। जब हमारे फ़ोन के कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, जो हमारा कीपैड होता है इसमें टच में ही जब हम उसको हिंदी में ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत सारे वर्ड होते हैं ना, मैंने थ्योरी में भी बताया था कि हिंदी टाइपिंग करने में मुश्किल होती है। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव ट्रांसफ़र के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमें हिंदी लिखने में अपने फ़ोन से। ठीक है, नेक्स्ट, जब एक विषय का ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में मदद करे तो वो क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? जब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में मदद करे तो वो ये वर्टिकल ट्रांसफर नहीं है, ये नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता है। पहले एक चीज़ सीखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर या फिर जीरो ट्रांसफर? जीरो ट्रांसफर नहीं होगा, पॉजिटिव और हॉरिजॉन्टल में देखिए। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है? एक ज्ञान हमें पहले से है और दूसरा हमारा जो है नया ऐड होता है। लेकिन जब एक ज्ञान दूसरे को सीखने में मदद करे, जब हमने ए फॉर एप्पल बनाना सीखा और उसी से जो हमने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट सीख लिया, उसी से हमने क्या सीखा? CAB, कैब। ठीक है, वर्ड हमने बनाना सीख लिया, तो इस ज्ञान ने हमारे इस ज्ञान में मदद करी, तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये सिर्फ सेम लेवल पे है, ABCD सीखा और इसी से ये वर्ड बनाना सीखा, ये एक ही लेवल पे है, इसीलिए क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट है, वर्टिकल ट्रांसफर का सही उदाहरण कौन सा है? वर्टिकल ट्रांसफर बताया था ना, नीचे से जो ऊपर की तरफ जाए। वर्टिकल वैसे तो ऐसे खड़ा होता है, लेकिन इसका स्तर यहाँ से शुरू होता है, नीचे से। 10वीं कक्षा में गणित का ज्ञान 12वीं कक्षा में सहायता प्रदान कर सकता है। इंग्लिश टाइपिंग सीखने के बाद हिंदी टाइपिंग में कठिनाई होना, ये अलग हो गया था।
ठीक है, निगेटिव हो गया था। गणित के ज्ञान से हिंदी टाइपिंग में सहायता मिलना कैसे मिलेगी? हिंदी अलग विषय है, गणित अलग विषय है। एक विषय के ज्ञान को पूरी तरह भूल जाना नहीं भैया। जब 10वीं का गणित है वो हमें 12वीं में मदद कर रहा है, तो ये क्या है? वर्टिकल ट्रांसफर है, क्योंकि हमने 10th के बाद जो है 12th करी है। ठीक है, हमने एक लेवल क्रॉस किया, हमारा ये नीचे वाला पड़ाव था, पहले हमने नीचे वाले पड़ाव को पार किया, उसके बाद हम ऊपर पहुंचे, 10th किया, 11th किया और उसके बाद 12th किया। तो हमारा जो है एक सीक्वेंस में प्रोसीजर चल रहा है, ये क्या है? वर्टिकल ट्रांसफर है। चलिए नेक्स्ट, बायलेटरल ट्रांसफर क्या है? जब शरीर की गतियों से रिलेटेड होता है ना ये बायलेटरल ट्रांसफर, शरीर के एक अंग द्वारा सीखा गया कौशल दूसरे अंग द्वारा भी उपयोग में होता है। जैसे हम खाना बनाते हैं, दोनों हाथों से बना लेते हैं। एक विषय से दूसरे विषय में मदद करना, एक विषय से दूसरे में ये अलग हो जाएगा। ठीक है, जो मदद करेगा। एक कौशल को पूरी तरह भूल जाना बिल्कुल भी नहीं है, एक ही कौशल को बार बार सीखना नहीं है। तो जो शरीर के एक अंग द्वारा सीखा गया है वो दूसरे अंग द्वारा भी उपयोग में किया जाता है। जैसे हम खाना दोनों हाथों से बना लेते हैं, रोटी बनानी हो, बेलनी हो, सब्जी काटनी हो, तो दोनों हाथों से हम करते हैं ना, इक्वली हो सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो ट्रांसफर। जब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान में ना कोई बाधा करे ना कोई मदद करे, वो क्या है? जीरो ट्रांसफर। पहले सीखा गया ज्ञान नए विषय में सहायता करे, नहीं। पहले सीखा गया ज्ञान नए विषय में बाधा डाले, ये नेगेटिव है। पहले सीखा गया ज्ञान नए विषय पर कोई प्रभाव ना डाले, ये वाला है। पहले सीखा ज्ञान पूरी तरह गलत हो जाए ना, इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो जीरो ट्रांसफर क्या होता है? जो हमने पहले सीखा वो दूसरे में ना कोई बाधा डाल रहा है ना कुछ ऐड कर रहा है, तो ये क्या है? जीरो ट्रांसफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव ट्रांसफर की स्थिति में छात्र को क्या लाभ मिलता है? क्या लाभ मिलता है पॉजिटिव ट्रांसफर में? एक चीज़ में दूसरी चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये वाला है पॉजिटिव। नई समस्या को हल करने में सहायता मिलती है, मिल सकती है, बिल्कुल मिलेगी। नई समस्या अधिक जटिल हो सकती है, मदद मिलना है, इसमें तो ऐड होएगा ना। जब हमने ऐड करना सीखा और मल्टीप्लाई क्या नाम है ये, हमने ऐड करना सीख लिया, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, फिर हमने मल्टीप्लाई करनी सीखी और उसके बाद हमने जो है डिवाइड करना सीखा। तो जो मल्टीप्लाई, ये जो ऐड है, सब्ट्रैक्ट है और ये मल्टीप्लाई है, ये किस में काम आएंगे? डिवाइड करने में। तो क्या है? इससे मदद मिलती है। तो इस एग्जाम्पल से जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है, नई समस्या को हल करने में हमें क्या, जब हम डिवाइड तक पहुंचे तो हमें जो है नई समस्या हल करने में इन तीनों का सहयोग मिला। ठीक है, तो ये सहायता करने में आता काम। नेक्स्ट, नेगेटिव ट्रांसफर से छात्र को क्या समस्या हो सकती है? नेगेटिव ट्रांसफर से जब वो बाधा डालेगा तो सीखने में थोड़ी उसको बाधा उत्पन्न होगी ना। नए कौशल को जल्दी सीखने में मदद मिलेगी, नहीं। नए कौशल को सीखने में बाधा आ सकती है, हाँ। नए कौशल को आसानी से सीख लिया जाता, नहीं जी। नेगेटिव तो नेगेटिव काम करेगा, पहले सीखा गया कौशल ज़्यादा मजबूत करेगा, नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की शैक्षणिक उपयोगिता में क्या शामिल नहीं है? देखते हैं क्या नहीं है। शिक्षकों द्वारा सिलेबस के महत्वपूर्ण हिस्सों पर ध्यान देना क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। छात्रों को नए विषय में बाधा डालना, क्या ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है? नहीं। शिक्षकों को विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझाना है, ये भी ट्रांसफर है। छात्रों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना, तो ये भी तो ट्रांसफर करना ही हो गया एक तरह से। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट, ट्रांसफर को लर्निंग का मुख्य, नहीं गलत पढ़ दिया। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के ज्ञान को सीमित करना, बिल्कुल नहीं। छात्रों के ज्ञान को नए संदर्भों में भी लागू करने की क्षमता को बढ़ाना। अगर हम नए नए पर्सपेक्टिव में लागू करेंगे तो क्या होगा? इससे ज्ञान जो है इनहेंस होगा, वो हमारा जो नॉलेज होगी वो इनहेंस होगी, ज्ञान बढ़ेगा। तो क्या होगा ये? तो ये वाला ठीक है। छात्रों को रटने के लिए मजबूर करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छात्रों को एक ही विषय पर केंद्रित करना, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो जो चीज़ें सेंट्रिक करे या मजबूर करे, ठीक है, तो जिसमें नेगेटिविटी की झलक होगी वो क्या है? वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं है। छात्रों को ज्ञान के नए संदर्भों में लागू करने में की क्षमता को बढ़ाना, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी होएगा। नेक्स्ट, जब एक छात्र ने पहले साइकिल चलाना सीखा, पहले सीख लिया, उसके बाद उसने स्कूटर चलाने में मदद मिलती है, इससे उसे क्या कहा जाएगा? नीचे से जो ऊपर की तरफ जाएगा वो क्या है? पॉजिटिव सीक्वेंस में जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए, एक छात्र ने पहले इंग्लिश सीखने में
पहले इंग्लिश में टाइपिंग सीखी और फिर हिंदी में टाइपिंग में कठिनाई का सामना कर रहा है, यह किस प्रकार का ट्रांसफर है? तो ये एक नेगेटिव ट्रांसफर है, क्योंकि वो कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, जो बीच में टांग अड़ाई। ठीक है, ये टांग अड़ाने वाला कौन है? नेगेटिव है। जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखने के बाद स्केटिंग सीखता है, करना आसानी से सीख जाता है, तो ये किस प्रकार का ट्रांसफर है? ये एक पॉजिटिव ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड ही कर रहा है, वो बैलेंस बनाना सीख रहा है। साइकिल से भी हम क्या करते हैं? बैलेंस बनाना सीखते हैं ना, इधर भी इधर भी। तो वो अपने बॉडी का जो है स्केटिंग जब वो कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अपने शरीर को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक छात्र ने गणित में जोड़ना सीखा, ऐड करना सीख लिया उसने पहले, इसके बाद उसने क्या सीखा? माइनस करना सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, तो इसे क्या कहा जाएगा? जब बताया था ना, जो स्टेप वाइज हो उसको क्या बोलेंगे हम? सॉरी, जो स्टेप वाइज हो उसको क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल बोलेंगे। ठीक है, जो स्टेप वाइज हो, पहले उसने क्या करना सीखा? ऐड करना सीखा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर उसने मल्टीप्लाई सीखी, फिर उसने डिवाइड करना सीखा। तो ये क्या है? एक प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल ट्रांसफर। नेक्स्ट देखिए, एक छात्र ने क्रिकेट खेलना सीखा है और इससे उसे बैडमिंटन खेलना सीखने में कोई मदद नहीं मिल रही, तो क्या हो जाएगा? ये जीरो ट्रांसफर है। जब कोई मदद ही नहीं मिल रही, आपके पास जब कुछ पैसे ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं खरीद पाएंगे, तो आपको आपके पास क्या है? जीरो है, तो ये क्या है? जीरो ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलैटरल ट्रांसफर का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या होगा? एक हाथ से लिखना सीखने के बाद दूसरे हाथ से लिखना आ जाना है बायलैटरल। गणित में गुणा सीखने के बाद जोड़ आ जाना, ये कोई प्रोसेस भी नहीं है, ये तो कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर पॉजिटिव भी होगा तो पहले जोड़ आना चाहिए, ऐड करना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना। इंग्लिश सीखने के बाद हिंदी, ये भी क्या है? एक पॉजिटिव होना चाहिए, पहले हिंदी सीखोगे उसके बाद इंग्लिश। गणित सीखने के बाद विज्ञान में रुचि आना, गणित सीखने के बाद जो है विज्ञान में रुचि आना, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो बायलैटरल ट्रांसफर क्या होगा? शरीर के अंग से रिलेटेड होता है, जब एक हाथ से लिखना सीखने के बाद दूसरे हाथ से भी लिखना आ जाए। ठीक है, बायलैटरल हमेशा शरीर के अंग से जो है संबंधित होगा, जैसे फुटबॉल खेलना सीखते हैं। जब एक छात्र ने इंग्लिश में व्याकरण सीखा और इससे उसे फ्रेंच भाषा सीखने में मदद मिलती है, फ्रेंच सीखने में कोई मदद नहीं मिलेगी, बस वर्ड जैसे रिलेटेड होते हैं, जैसे इंग्लिश का मदर है, हमारे यहाँ माता है, मम्मी माता है। ठीक है, और तो जिस तरह से सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड से तो हम बोल सकते हैं। जब एक छात्र ने इंग्लिश में व्याकरण सीखा और इससे उसे फ्रेंच सीखने में मदद मिल रही है, तो ये कैसा ट्रांसफर हो जाएगा? ये पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा, एक ज्ञान दूसरे में जब मदद करे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की कौन सी स्थिति शिक्षकों के लिए सबसे उपयोगी होती है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या तो वर्टिकल या फिर पॉजिटिव। ठीक है, या तो वर्टिकल या फिर पॉजिटिव, ए प्लस बी। जो नेगेटिव ट्रांसफर बिल्कुल नहीं करेगा, पॉजिटिव ट्रांसफर करेगा, जीरो ट्रांसफर नहीं करेगा, नो ट्रांसफर। तो इसका आंसर जो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। पेपर वाला आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, अगर इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न करेगा तो या तो पॉजिटिव ट्रांसफर देगा या वर्टिकल देगा, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन देगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कितने मुख्य कारक होते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कितने मुख्य कारक होते हैं? तो ये हैं चार। कौन कौन से हैं? पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है, फिर उसके बाद जो है ज़ीरो है, और उसके बाद जो है बायलैटरल है। ठीक है, तो ये है, पहले हम जमा करेंगे, उसके बाद घटा करेंगे, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद जो है बायलैटरल हम हमारे शरीर के अंगों से काम करना सीखेंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं, मेजर पॉइंट से, ये आप खुद से देख लेना। आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो जो है आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ये MCQ सीरीज़ थी। ठीक है, ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें दिशांजय स्टडीज़ से। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।